नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बिजनेस के बहुत जाने-माने पत्रकार हैं राजीव रंजन जी। आप मेरे संग बातचीत सुनते रहते हैं, नागपुर में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। एक इंटरनेशनल बिजनेस मैगजीन में सालों काम किया है। भारत में एक बहुत अघोषित इमरजेंसी सा माहौल है। रुपया कभी इतना नहीं गिरा जितना गिर गया और कहीं इसकी चर्चा नहीं हो रही है। आप समझते हैं ये मध्यम वर्गीय परिवार जो मोदी जी का बड़ा भक्त रहा, जिसने ना कोरोना टाइम में ताली, थाली, लाइट सब जलाई, उसकी क्या हालत होने वाली है? तबाह हो जाएगा ये मध्यम वर्गीय परिवार। रुपया जिस हिसाब से गिर रहा है, देश में आर्थिक अगर कोई परेशानी आ रही है तो उस आधार पर भी आपातकाल लगाया जा सकता है। क्या इसकी तैयारी कर रही है सरकार? क्या इस दिशा में आगे बढ़ रही है सरकार? राजीव रंजन जी से मैंने बातचीत की है, सीधे ले चलता हूँ नागपुर। आपको विस्तार से बातचीत करूंगा कि देश के हालात क्या चल रहे हैं। राजीव भाई, मुझे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वो बयान याद आ रहे हैं कि जब जब रुपया गिरता है तो इसका मतलब देश की इज्जत गिरती है, देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है। सुषमा स्वराज जी का वो स्वर्गीय हो गई, वो उनका भाषण याद आता है, अरुण जेटली का याद आता है, खुद मोदी जी का याद आता है। रुपया जिस तेजी से गिर रहा है उसने दिल की धड़कनें बढ़ा दी हैं। लोग समझ नहीं रहे हैं मध्यम वर्गीय परिवारों के ऊपर यह इमरजेंसी आपातकाल जैसी स्थिति आने वाली है अगर रुपया ऐसे ही गिरता रहा। मनोज तिवारी जैसे मंदबुद्धि नेता कह रहे हैं कि हम तो केवल डॉलर डाल के थोड़े निकलते हैं, हम तो रुपया डाल के निकलते हैं, हमसे क्या मतलब रुपया गिर रहा है। दूसरे नेता हैं, मंत्री जी हैं, वो कह रहे हैं कि जाके देखो दुबई तक में भारतीय रुपया चलने लगा है, कितनी बड़ी बात है, किसी को मतलब ही नहीं। रुपया इतनी तेजी से गिर रहा है, किसी गोदी मीडिया पे चैनल नहीं अब तक का आजादी के बाद का सबसे ज्यादा बुरी स्थिति में है। आप मुझसे 1000 गुना ज्यादा आर्थिक मामले जानकार हैं, रखते हैं। बिजनेस की एक इंटरनेशनल मैगजीन में आप सालों काम करते रहे हैं, तो व्यापार की खबरों के बारे में मुझसे कहीं ज्यादा जानते हैं। दर्शकों को सामान्य भाषा में समझाइए कि रुपया इतनी बुरी तरह गिरा क्यों, और जो मध्यम वर्गीय परिवार है खास तौर से उसका क्या हाल होने वाला है अगर रुपया इसी तरह गिरता रहा। क्या उसके खाने पीने की उसकी हैसियत बचेगी या सब कुछ तबाह हो जाएगा? बहुत बढ़िया सवाल है संजय जी आपका। पहले तो मैं मेरे प्यारे 4 PM के दर्शकों को ये याद दिलाना चाहता हूं कि एक महान विद्वान ने कहा था कि रुपया गिर नहीं रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। अब भविष्य बताएगा कि वो महान विद्वान रही हैं कि वो विदूषिका रही हैं। ये समय जो है, आने वाला समय जो है वो डिसाइड करेगा। देखिए, सिर्फ डॉलर के मुकाबले आप संजय जी बात कर रहे हो कि रुपया गिरा है, 91 हुआ है, बट ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है क्योंकि सिर्फ डॉलर तक ही रुपये का डाउनफॉल रिस्ट्रिक्ट नहीं रहा है। जब इस साल की शुरुआत हुई थी 2025 में, तब यूरो के मुकाबले रुपया 88 पे था, आज 107 पे है। पाउंड स्टर्लिंग, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग के मुकाबले 2025 जनवरी में रुपया था 105 पे, जो आज बढ़ के 121 122 के आसपास हो गया है। कहने का अर्थ यह है कि जितनी भी विश्व की बड़ी बड़ी करेंसीज हैं उन सब के अगेंस्ट में रुपये का डाउनफॉल हो रहा है। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, जो अर्थशास्त्र को समझते हैं लोग वो इस बात को समझेंगे। इंडियन इकोनॉमी जो है अभी गोल्डी लॉक सिचुएशन में है। नाउ व्हाट इज गोल्डी लॉक? नॉट टू हॉट, नॉट टू कोल्ड। नॉट टू हॉट मतलब क्या कि भैया इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं है, इकोनॉमी में महंगाई ज्यादा नहीं है। अक्टूबर का नंबर आया तो 0.25% आया था, ठीक है। नॉट टू कोल्ड मतलब रिसेशन नहीं है, मंदी नहीं है, देश जो है 7-7.5% से विकास कर रहा है, जो नंबर इन्होंने अभी बताया था। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि गोल्डी लॉक इकोनॉमी में इंडिया है? गोल्डी लॉक इकोनॉमी में इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दिए हुए डाटा के हिसाब से, परंतु भारत की जो करेंसी इस देश की अर्थव्यवस्था का हाल बयां कर रही है, वो ये बता रही है कि इंडियन इकोनॉमी गोल्डी लॉक सिचुएशन में नहीं है। इंडिया में आज की डेट में लो इन्फ्लेशन हाई ग्रोथ, जो कि इकोनॉमी में सबसे अच्छा कंडीशन माना जाता है किसी भी देश के विकास के लिए, उस स्थिति में आज इंडिया खड़ा हुआ है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डाटा के हिसाब से। परंतु यदि देश इतने ज्यादा विकास की शिखर की तरफ बढ़ रहा रहता तो क्या भारत का रुपया जो है वो 7 से 8% डॉलर के मुकाबले, 18 से 20% यूरो के मुकाबले और 10 से 12% पाउंड स्टर्लिंग के मुकाबले गिरता क्या? ये सोचने वाली बात है। तो इससे दो बातें उठती हैं। पहला यह कि भारत सरकार जो
अर्थव्यवस्था से रिलेटेड आंकड़े प्रस्तुत कर रही है, क्या वो जाली फरेबी है, वो कितने सही है? पहला क्वेश्चन ये उठता है। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि अर्थशास्त्र के सिद्धांत से अलग हटके हमारा देश जो है वही क्यों पूरे विश्व में एकमेव देश है जो मतलब अलग दिशा दिखा रहा है, जहां वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ बोला जा रहा है, जितनी भी बड़ी कंट्रीज है उसमें इंडिया का है, वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी कंट्रीज है उसमें सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस इंडियन करेंसी रुपी का है। ये क्यों है, ये लोगों को समझने की जरूरत है। अब आपने कारण पूछे, मैं 3-4 कारण फटाफट आपको बता देता हूं। सबसे पहला कारण जो है वो है जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया इंडिया के ऊपर में 50% का, उसका बहुत ही मैसिव, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ रहा है। ये एक मैं किताब दिखाना चाहता हूं जो मेरे प्यारे 4PM के दर्शकों, आप लोग सब पढ़ने, इस साल की बेस्ट बुक जो है, फाइनेंशियल टाइम्स ने इसको 2nd नंबर प्राइज दिया है, चोक पॉइंट्स। ये किताब जो है ये यही बताती है कि किस तरीके से अमेरिका जो है वो टैरिफ को, सैंक्शंस को इकोनॉमिक वॉरफेयर के रूप में यूज कर रहा है। तो इंडिया और ब्राजील के खिलाफ 50% का जो टैरिफ अमेरिका ने लगाया, ये कुछ नहीं है, ये इकोनॉमिक वॉरफेयर अमेरिका ने इंडिया और ब्राजील के अगेंस्ट में किया है। तो पहला रीजन तो ये है कि ये जबरदस्त रूप से अमेरिका ने हमको चारों तरफ से जकड़ लिया है। दूसरा बड़ा रीजन जो सुन के आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी वो ये है कि 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जो है वो फॉरेन के ट्रैवल कर रहे हैं, फॉरेन विजिट कर रहे हैं, एक ही बात बोली जाती थी कि ये फॉरेन जाते हैं, वहां से इन्वेस्टमेंट इंडिया में लेके आते हैं। परंतु आपको जान के हैरानी होगी कि इस साल 1,61,000 करोड़ का स्टॉक्स और बॉन्ड्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने सेल किया, जो कि आज तक का सबसे बुरा साल है। यहां तक कि जो पहला महीना था जनवरी 2025 का, उसी में अकेले 78,000 करोड़ के स्टॉक्स जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने सेल किए थे। मतलब साल शुरू होते से ही सर मुड़ाते ओले पड़ना जो कहावत है वो भारत के साथ शुरू हो गई थी। हमें उसी टाइम पकड़ लेना चाहिए था कि हमारे साथ क्या होने वाला है, परंतु हम लोग इस चीज को समझे नहीं। तीसरा बड़ा जो रीजन है वो है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। अमेरिका और इंडिया के बीच में जो बैंक्स इंटरेस्ट रेट देते हैं डिपॉजिटर को, उसमें 4 से 4.5%, 5% का अंतर हुआ करता था। आज वो घट के 2 से 2.25%, 2.5% हो गया। तो ये जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल हुआ है, उससे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि भाई अमेरिका में ही पैसे लगाया जाए, क्योंकि इंडिया में पैसे लगा रहे हैं तो हर साल 6-7% करेंसी वीक हो जा रही है। तो जब हम पैसे वापस निकाल के लेके जा रहे हैं तो 6-7% का तो लॉस हमको बैठे ही बैठे हो रहा है। तो जो 2-2.5% का जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है उससे उनको कोई फायदा नहीं हो पा रहा है, बिकॉज रुपी जो है वो हर साल जो है वो वीक होती जा रही है डॉलर के मुकाबले। चौथा रीजन है बढ़ता हुआ ट्रेड डेफिसिट। ये जो हमारा डेफिसिट है ये बढ़ी रहा है। अक्टूबर के महीने में $42 बिलियन का मर्चेंडाइज जो था ट्रेड डेफिसिट था, जो घट के अभी कल ही फिगर आया नवंबर के महीने में घट के $24 बिलियन का हुआ। परंतु मूल बात यह है कि ट्रेड डेफिसिट बढ़ ही रहा है इंडिया का। अप्रैल 2025 से लेकर नवंबर 2025 के बीच में इंडिया का मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट $223 बिलियन का रहा, जो पिछले साल $203 बिलियन का था। तो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। इंडिया के जो रईस लोग हैं वो गोल्ड जो है, मतलब वो गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं बोल के अपना पैसा इंडिया के बाहर भेज रहे हैं बहुत ही चालाकी से। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इंडिया के जितने बड़े बड़े रसूखदार लोग हैं वो इंडिया से बाहर पैसा निकाल रहे हैं, और वो किस फॉर्म में निकाल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि हम इंडिया में गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं अपने कंजम्पशन के लिए, ज्वेलरी बनाना या जो कुछ भी है, गोल्ड को इंपोर्ट किया जा रहा है। उसके माध्यम से भारत के सारे अरबपति खरबपति लोग जो है वो अपना पैसा भारत के बाहर निकाल रहे हैं। तो ये बहुत कम लोगों को इस चीज के बारे में जानकारी है। तो ये 4-5 मेन कारण है। और एक सबसे बड़ा कारण जो IMF ने इंडिया के डाटा को, इंडिया के आंकड़े को C ग्रेड में डाल दिया है, जीडीपी ग्रोथ नापने के डाटा को। इससे इंडियन गवर्नमेंट जो भी डाटा दे रही है सब पे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क, एक प्रश्न चिन्ह जो है वो उठ खड़ा हुआ है। तो ये सारे कारण है जो मैंने एकदम छोटे में आपको बताया, जिसके कारण इंडियन रुपी जो है वो सारी वर्ल्ड की मेजर करेंसीज के अगेंस्ट गिर रही है। जी संदीप। हाँ बिल्कुल। हाँ, एक और चीज आपने बोला कि मध्यम वर्गीय परिवार के ऊपर में क्या असर पड़ेगा, वो भी बता देता हूं। देखिए, इंडिया क्रूड ऑयल जो है, जो हम डीजल पेट्रोल अपनी कार में, अपनी स्कूटर में, मोटरसाइकिल में डालते हैं, 88% क्रूड ऑयल जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं।
तो जब डॉलर के मुकाबले रुपी वीक हो रहा है तो हमारे लिए क्रूड ऑयल भी महंगा हो जा रहा है। पहली चीज, शादी ब्याह में हम जो सोना देते हैं, गिफ्ट करते हैं, इंडिया में सोना होता ही नहीं है, पर इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा गोल्ड का इंपोर्टर है। तो गोल्ड भी अब महंगा हो रहा है, गोल्ड भी जो है ऊंचे दाम पे भारत में आ रहा है, सिल्वर भी ऊंचे दाम पे भारत में आ रहा है। तो शादियां महंगी हो रही हैं, रोज ट्रैवल जो है वो महंगा हो रहा है, और ट्रैवल में सब्जियां भी जो एक एरिया से दूसरे एरिया में लेके जाई जाती है, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जा रहा है क्योंकि डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है। तो खाने की हर चीज से लेके सारी चीजें जो है वो सब महंगी हो रही हैं। तो इस देश का जो आम नागरिक है, इस पे आने वाले दिनों में महंगाई की भारी मार पड़ने वाली है यदि इसी तरीके से इंडियन करेंसी गिरी तो। जी संजय। लेकिन राजीव भाई देखिए, श्रीलंका है हमारा पड़ोसी, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, किसी की भी करेंसी इतने परसेंट में नहीं गिर रही है। छोटे छोटे देश है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की भी इतनी नहीं गिर रही है। ये भारत को ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है कि भारत की ही करेंसी गिरती चली जा रही है? और ये अगर इसी तरह करेंसी गिरती रहेगी तो फिर तो हमारे देश का होगा क्या? ये विश्व गुरु जो पूरी दुनिया में जा जाकर डंका बजा रहे हैं, ये सब बातें हवा हवा में, क्या मतलब हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं है। और अगर ऐसा रहेगा तो फिर अब बचेगा कैसे देश में? कहीं आर्थिक बहुत आपातकाल जैसी स्थिति तो नहीं पैदा हो जाएगी? तो बड़ा खतरा है ना। फिर ये शेयर मार्केट तो इतना नहीं गिर रहा, ये सारा खेल है क्या, चल क्या रहा है ये? देखिए, आपने जिन कंट्रीज के नाम लिए, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, ये तो पहले ही कंगाल हो गए हैं। अब बारी भारत की है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी और निर्मला सीतारमण जी देश को चला रही हैं, ये बहुत जल्दी हमारे लिए बहुत डेंजरस सिचुएशन प्रोड्यूस कर सकता है यदि अगर अभी भी हमने ध्यान नहीं दिया तो। मैंने जैसा कि पिछले सवाल के जवाब में बताया था कि भारत के जितने रसूखदार लोग हैं, मुझे ऐसी जानकारी मेरे स्रोतों से मिली है कि भाई ये गोल्ड के माध्यम से अपनी गाड़ी कमाई इंडिया से बाहर कर रहे हैं। आप बताइए, जब गोल्ड ₹1.25 प्रति मतलब 10 ग्राम हो गया है, उस टाइम में कौन इंडिया में गोल्ड खरीदेगा? $9 बिलियन का गोल्ड जो है वो इंडिया ने अक्टूबर के महीने में इंपोर्ट किया है। यदि मैं $90 का $1 पकड़ूं तो 81,000 करोड़ का गोल्ड सिर्फ अक्टूबर महीने में, एक महीने में 81,000 करोड़ का गोल्ड जो है वो इंडिया ने इंपोर्ट किया है। कहा जाए, देखा जाए, ये 1.5, 2, $3 बिलियन तक ठीक था। यानी ये एक्सेसिव जो 5-6 बिलियन डॉलर हुआ है, यानी 45,000 करोड़ से लेकर 54-55,000 करोड़ तक, ये भारत के रसूखदार लोगों ने भारत के बाहर जो है, ऐसा मुझे मेरे स्रोत बता रहे हैं कि भेज दिया है। रसूखदार लोग कब भारत के बाहर पैसे भेजते हैं? जब उनको अपनी इकोनॉमी पे भरोसा नहीं होता है। अब ये सारी चीजों का जो है ये खंडन करेंगे, ये बोलेंगे कि ये गलत बातें हैं। यदि गलत हैं, देखिए एक चीज को संजय जी आप समझिए, वो कोई भी आंकड़े जिसपे भारत सरकार का कंट्रोल नहीं है, वो सारे आंकड़े जो हैं वो ये बता रहे हैं कि ये देश जो है आर्थिक दुर्दशा की तरफ बढ़ रहा है। आपने बोला इकोनॉमिक इमरजेंसी, आपकी जानकारी के लिए और मेरे प्यारे 4PM के दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो इमरजेंसी देश में लगाई जाती है उसमें एक जो पैमाना है वो इकोनॉमिक इमरजेंसी का भी है। यदि इकोनॉमिकली इंडिया की स्थिति बहुत बुरी हो जाए तो केंद्र सरकार देश के अंदर में इमरजेंसी घोषित कर सकती है। मुझे लगता नहीं है कि नरेंद्र मोदी सरकार करेगी, परंतु यदि उस स्थिति में हम आ गए तो राजनीतिक स्थिरता मतलब अस्थिरता अगर आती है तो उसका बहाना ना लेते हुए इकोनॉमिक अस्थिरता का बहाना लेके इमरजेंसी लगा सकती है। इसकी बहुत ज्यादा आशंका अभी से की जा सकती है, क्योंकि संविधान ने ये एक पैरामीटर भी रखा हुआ है। जिस तरीके से रुपया गिर रहा है डॉलर के मुकाबले, तो अब लोगों के बीच में शर्त लगने लगी है कि 100 के नीचे कब जाएगा। पाउंड और यूरो के मुकाबले तो एक जा ही चुका है, डॉलर के मुकाबले कब 100 के नीचे जाएगा, इस पे अब बातें चल रही हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा संजय जी कि डॉलर विश्व की जितनी भी बड़ी दूसरी करेंसीज हैं उन सब के अगेंस्ट कमजोर हुआ है। ये यूरो के अगेंस्ट कमजोर हुआ है, ये ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग के अगेंस्ट कमजोर हुआ है, ये स्विस फ्रैंक के अगेंस्ट कमजोर हुआ है, पर ये सिर्फ इंडियन रुपी के अगेंस्ट स्ट्रांग हुआ है। तो ये भी हो सकता है कि अमेरिका कल को ये बोल दे कि इंडिया की इकोनॉमी की कंडीशन बहुत अच्छी है, इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत लो है, गोल्डी लॉक सिचुएशन में है, उसके बाद भी इंडिया की रुपी गिर रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत सरकार जो है वो जान के रुपये को गिरा रही है। अगर भारत को अमेरिका ने एक करेंसी मैनिपुलेटर देश के रूप में घोषित कर दिया तो आप ये समझिए कि ये 50% इकोनॉमिक सैंक्शन जो टैरिफ जो लगा है उससे कहीं बदतर हमारे लिए होगा यदि हमें करेंसी मैनिपुलेटर अमेरिका ने मान लिया तो।
चाइना को कई बार वो मान चुका है और उसके खिलाफ एक्शन भी लिया है, साउथ कोरिया, जापान के अगेंस्ट भी एक्शन लिया है। इंडिया की अगर अमेरिका को ऐसा लगा कि भारत सरकार जान के इंडिया की करेंसी गिरा रही है ताकि इंडिया एक्सपोर्ट में कॉम्पिटिटिव हो इंटरनेशनल मार्केट में, तो आने वाले दिन हमारे लिए और बुरे हो सकते हैं। अमेरिका से पंगा लेना हमको बहुत भारी पड़ गया है। अभी किसी ने कहा भी था, कहीं मैंने स्टेटमेंट पढ़ा था कि अमेरिका इंडिया पे टैरिफ नहीं लगाना चाहता था, बट सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के ईगो के कारण जो है, उनका जो घमंड जो है, उसके कारण डोनाल्ड ट्रंप जो है बहुत ज्यादा नाराज हुए और ये सैंक्शन, ये जो टैरिफ जो है, वो टैरिफ हमारे ऊपर में 50% का लगाया गया। तो ये सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, गिरते हुए रुपये को बचाने के लिए, एक आधार देने के लिए बहुत जरूरी है कि भारत और अमेरिका के संबंध फिर से सुधरे, टैरिफ हमारे ऊपर कम हो। टैरिफ कम होगा तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो छोड़ छोड़ के इस देश को भाग रहे हैं, वो वापस से हो सकता है कि इंडिया में पैसा लगाना शुरू कर दे। जी संजय जी। लेकिन राजीव जी, पैसा भली कम हो, 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त का राशन दिया जा रहा हो, लेकिन मीडिया के लिए तो लुटाया जा रहा है। उत्तराखंड में एक नेताजी विधायकी का चुनाव हार गए, उनको मुख्यमंत्री बना दिया धामी जी को। उन्होंने 1000 करोड़ रुपया मीडिया को बांट दिया कि मेरी तारीफ करते रहो, मेरा गुणगान करते रहो। आपके प्रिय मित्र तिहाड़ जेल से रिटर्न वापस होके आए, जो उन महाशय जी को 14-15 करोड़ रुपए प्रसार भारती से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। अब आज खबर आई कि कर्ली टेल जो यूट्यूबर हैं, उनको 6 करोड़ रुपए दिए प्रसार भारती ने कि हमारा गुणगान करो। 6 करोड़ रुपया एक यूट्यूबर को कि हमारा गुणगान करो। तो भाई मेरे आपके टैक्स का पैसा, ये प्रसार भारती के पिताजी का पैसा तो है नहीं। करोड़ों रुपए ऐसे लुटाया जा रहा है। तो इस देश में आप कह रहे हो कि आर्थिक आपातकाल लग सकता है, गरीबी लग सकती है, लेकिन ये जितने पालतू लोग हैं, 1000 करोड़ रुपए उत्तराखंड की सरकार जो गरीबी से जूझ रही है, जो पलायन से जूझ रही है, 1000 करोड़ मीडिया में बांट दे रही है। सुधीर चौधरी जैसे नाकारा पत्रकार को जो रिश्वत पे जेल गया, उसको 14-15 करोड़ का पैकेज, कर्ली टेल को 6 करोड़। कहाँ है सरकार के पास पैसे की कभी? बस आपको पालतू कुत्ता बनना है। पूरी सरकारी प्रोपेगेंडा के बेसिस पे चल रही है, आप ये समझ लीजिए। मतलब ये जो कॉमन सेंस वाली चीजें हैं, वो जो आपको, मेरे को और आम लोगों को समझ रही है, वो इन पत्रकारों जिनके भी आपने नाम लिए उनको समझ में नहीं आ रहा है। भाई गिरता हुआ रुपया जो है, मैंने जैसे शुरुआत में बताया कि यदि भारत सरकार के इकोनॉमिक डाटा पे हम बिलीव करें तो इंडिया स्वतंत्रता के बाद में आज की डेट में सबसे अच्छे पोजीशन पे बैठा है। जब इंडिया में इन्फ्लेशन, जो अक्टूबर का डाटा आया था, वो सिर्फ 0.25% था सीपीआई का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, और ग्रोथ का जो डाटा आया था वो 7% के ऊपर था। ये बेस्ट सिचुएशन है, किसी भी इकोनॉमिस्ट को आप उठा के पूछ लीजिए। तो हम बेस्ट सिचुएशन में इंडिया के बैठे, यदि भारत सरकार के डाटा पे हम यकीन करें तो। परंतु भारत की करेंसी क्या दिखा रही है, रुपया क्या दिखा रहा है? रुपया बोल रहा है कि भैया हम तो बद से बदतर वाली सिचुएशन में जा रहे हैं। तो ये चीज जो है, ये जो चीज जो मुझे समझ में आ रही है, जो आपको समझ में आ रही है, मुझे आश्चर्य है कि आज तक ग्रुप को चलाने वाले इतने भारी भरकम लोग जो हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा। उनके पास में इतना बड़ा तंत्र है, इस तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। ये गिद्ध निगाहें जो हो गई हैं ये बड़े बड़े मीडिया को चलाने वाले लोगों की, यही कारण है कि भारत जो है वो ऐसी दुर्दशा की स्थिति में जो है वो आ खड़ा हुआ है। आप इस बात को समझिए, यदि यही कांग्रेस की सरकार रहती तो एक सुर में ये नारे लगा के कि देखिए भारत की स्थिति कितनी बदतर हुई है, भारत कहां जा रहा है, भारत कितना पिछड़ रहा है, भारत हर तरफ से मार खा रहा है, यही प्रोपेगेंडा आपको हर तरफ दिखाई देता। क्यों ऐसा दिखाई देता है संजय जी? क्योंकि जो राहुल गांधी ने कहा है वो एकदम सही बात कहा है। उन्होंने कहा है कि क्यों नहीं मीडिया में कोई भी एससी या एसटी चीफ एडिटर है या सीईओ है? क्या भगवान ऊपर से जो है सिर्फ जनरल कास्ट के लोगों को ही दिमाग दे के भेजते हैं क्या? क्या ये एससी एसटी लोग जो हैं या मुस्लिम समाज के लोग जो हैं, क्या उनको भगवान ने ग्रेस नहीं दिया है क्या? तो ये जो हमारे इंडिया के जो मीडिया के मालिक हैं और जो एडिटर्स हैं, एक नंबर के कास्टिस्ट हैं, और इनको मालूम है कि भाजपा सरकार बनिया और ब्राह्मणों की सरकार है। इनकी तारीफ करते रहना, इनके हाँ में हाँ मिलाते रहना और माल जो है वो कमाते रहना। मीडिया, ये जो बड़े बड़े मीडिया चलाने वाले संस्थान वाले लोग हैं, ये किस तरीके की करप्शन की बात करते हैं? तो स्ट्रेट अवे एकदम करप्शन ही है कि भाई 6 करोड़ लो और मेरी तारीफ करो। नवनीत सहगल प्रसार भारती के
सीईओ को हटाया गया आनन फानन में। एक स्टोरी भी आज तक या जो भी मीडिया चैनल्स है इन्होंने इसका डाइसेक्शन किया, इन्वेस्टिगेशन किया, पता किया कि क्यों जो है सहगल साहब को हटाया गया प्रसार भारती से रात में आनन फानन में, क्यों हिरेन जोशी का रात में आनन फानन में इस्तीफा हुआ, इस तरीके की बातों पे कोई चर्चा नहीं कर रहा। यही कांग्रेस की सरकार होती तो अवश्य होता। क्यों? क्योंकि कांग्रेस माना जाता है कि ये माइनॉरिटीज की हितैषी है, ये SC/ST समाज की हितैषी है, जबकि भाजपा जो है वो ब्राह्मण बनिया लोगों की, क्षत्रिय लोगों की पार्टी है। हम मीडिया को चलाने वाले लोग भी जो हैं उसी जाति के, तो हम उनका विरोध नहीं करेंगे। ये देश जो है ये इस दिशा में बह गया है कि इस देश का इंटेलेक्चुअल वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग सब कुछ देखते हुए भी सिर्फ खून के आंसू रो रहा है या देश छोड़ के जा रहा है। स्थिति बदलने की जरूरत है। अगर अभी भी इस देश का बुद्धिजीवी वर्ग संगठित होकर आगे नहीं आया, सड़कों पे नहीं उतरा, देश का विपक्ष जो है, विपक्ष भी नदारद है, गायब है। यदि ये सड़क पे उतरे नहीं, यदि ये सवाल, देखिए कांग्रेस के जो भी लीडर्स ये सुन रहे होंगे 4 PM का कार्यक्रम, या जो भी अपोजिशन पार्टी के लीडर सुन रहे होंगे, उनको एक प्रश्न संसद में पूछना चाहिए कि इंडिया की इकोनॉमी जो आप डाटा दे रहे हो उसमें गोल्डीलॉक्स सिचुएशन में है, तो फिर भारत की करेंसी क्यों गिर रही है? आप उसका रीजन दीजिए। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया को छोड़ के क्यों बाहर जा रहे हैं? आपने इतने 11 साल से दौरे किए फॉरेन के, नरेंद्र मोदी जी ने, उसका भारत को क्या फायदा मिला? ये सारे सवाल जो है ये पूछने चाहिए, या तो संसद में पूछे या सड़कों पे पूछे, पर दोनों में से कहीं भी अपोजिशन में ये पूछता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो देश की दुर्दशा है संजय जी, क्या क्या कहें? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई, इतनी सारी बातचीत करने के लिए धन्यवाद। ये तो राजीव रंजन जी, पूरी बातचीत आपने सुनी और आप भी हैरान हो गए होंगे कि देश के हालात क्या हैं। खतरनाक हालात हैं। आप अपनी टिप्पणी, अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।